नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। जोरदार स्वागत। मित्रों, प्राचीन भारत के इतिहास की इस श्रृंखला में आज से हम राजपूत काल, राजपूत एज, राजपूत टाइम की बात करने जा रहे हैं। याद रखिए, बहुत जल्द समापन होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री का। राजपूत काल के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा और नोट्स अवश्य बनाते जाइएगा। मित्रों, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले मैं व्याख्या करना चाहूंगा कि राजपूतों का जो जन्म हुआ कैसे हुआ। अब आपकी विदंतियां कहें या साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड द्वारा हुई है। अग्निकुंड द्वारा, फायर पिट द्वारा हुई है। और इसके जानकारी के सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट राजपूत वो है, पहला चंद्रवरदाई जी की एक रचना है पृथ्वीराज दासो, और जयानक जी की रचना है पृथ्वीराज विजय। थोड़ा ही अंतर है, रासो और विजय। जयानक जी में तो ठीक है, नाम में ही है। पृथ्वीराज विजय और जय विजय, तो जयानक पृथ्वीराज विजय दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, याद रख लीजिएगा। और इन दोनों सोर्स हैं, ये बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। तो मित्रों, प्राचीन काल में कहा जाता है, इन किताबों में, इन पुस्तकों में वर्णित है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। तो प्राचीन काल में एक यज्ञ संपन्न किया जा रहा था। प्राचीन काल में कहा जाए तो महर्षि या ऋषि मुनियों द्वारा, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि थे, साधु पुरुष थे। तो अग्निकुंड तैयार किया गया था, यज्ञ हो रहा था, यज्ञ संपन्न किया जा रहा था। लेकिन वो यज्ञ दैत्य लोग, पिशाच लोग संपन्न नहीं होने दे रहे थे। दैत्य अर्थात जायंट या कहें डीमन या कहें जायंट अर्थात दैत्य, ये संपन्न नहीं होने दे रहे थे। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि एक अग्निकुंड तैयार किया, प्रिपेयर्ड अ फायर पिट। उस अग्निकुंड से कहा जाता है कि सबसे पहले प्रतिहार नामक वीर उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद परमार नामक, और फिर उसके बाद सोलंकी, जो कि गुजरात के चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं। तो इन तीन वीरों का उत्पत्ति पहली बार में हुई। लेकिन ये तीनों वीर मित्रों पूरी तरह से दैत्यों को पराजित नहीं कर पाए, सफाया उनका नहीं कर पाए, तो यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा था। तो ऋषि मुनियों ने दोबारा अग्निकुंड तैयार किया, रीप्रिपेयर्ड अ फायर पिट। तब फिर चौथा वीर चौहान, अर्थात इसका दूसरा नाम चाहमान नामक वीर उत्पन्न हो जाता है, और इसने सभी दैत्यों को दंडित किया। ठीक है, यह हो गई बात इनकी उत्पत्ति के संबंध में। ऐसे आते हैं सामने, और इसी क्रम में पढ़ना भी है, और ये ऑर्डर याद रखिएगा। राजपूत देसी थे, विदेशी थे, कैसे थे, इसके बारे में इतिहासकारों के मत जो हैं उनमें मतभेद देखिए कि राजपूत कोई कहता है विदेशी थे, फॉरेनर थे। जैसे किसने कहा? कर्नल टॉड ने, स्मिथ ने और भंडारकर जी ने, इन तीनों ने राजपूतों को विदेशी कहा। कर्नल टॉड ने तो ये कहा कि राजपूतों का संबंध शक वंश से, शकों से उत्पत्ति हुई है। भंडारकर जी ने वही कहा कि हूणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हूण कैसे, फिर बताते हैं। भारतीय थे, ये दूसरे शब्द, और इतिहासकारों ने कहा कि ये भारतीय थे और ये सर्वाधिक लोकप्रिय और मान्य भी है। ऐसा किसने कहा? सीवी वैद्य जी और जीएस ओझा। जीएस ओझा ने राजपूतों को क्षत्रिय संतान कहा। किसकी संतान? क्षत्रियों की। ठीक है मित्रों, प्रतिहार वंश के बारे में सबसे पहले जानते हैं, प्रतिहार डायनेस्टी। और ये इन सभी में भले ही चाहमान ने सभी दैत्यों को दंडित कर लिया, लेकिन सबसे जो फेमस था, पॉपुलर था, प्रसिद्ध था, वो प्रतिहार डायनेस्टी थी। प्रतिहार डायनेस्टी मित्रों के जो लोग थे या शासक थे कह सकते हैं, प्रतिहारों का जो संबंध है वो गुजरी जाति से। कौन सी जाति से? गुजरी ट्राइब्स से है, इसलिए इन्हें कभी कभी गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है।
अल मसूदी वो लगभग 10वीं शताब्दी में भारत आया था और गुजरात की यात्रा की थी। तो अल मसूदी ने इस जाति को बहुत बर्बर जाति कहा। अल मसूदी अरबी यात्री था, ठीक है, अरबी ट्रेवलर था। उसने गुजरी जाति को कहा बहुत बर्बर जाति। उसी आधार पर हो सकता है भंडारकर जी ने कह दिया कि प्रतिहार वंश हूणों से आए, क्योंकि हूण जो थी ये बहुत ही मध्य एशिया की सबसे बर्बर जाति थी, ठीक है। उसी के आधार पर हो सकता है इन्हें अनुमान लगाया हो। खैर, प्रतिहार वंश के संस्थापक सबसे पहले पढ़िए, फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी, नागभट्ट जी को कहा जाता है। नागभट्ट जी के बारे में पहली चीज ये जानिए कि एक प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर रिकॉर्ड या कहें ग्वालियर आर्टिकल। इसमें यह उल्लेखित है कि नागभट्ट ने मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? नागभट्ट को किसमें कहा गया? ग्वालियर प्रशस्ति रिकॉर्ड आर्टिकल में मलेच्छों का नाशक अर्थात डिस्ट्रक्टर ऑफ मलेच्छ, ठीक है। एवं यह भी कहा जाता है कि नागभट्ट ने तुर्कों को भी पराजित किया था। जब तुर्क आक्रमण हो रहे थे, पहले अरब आक्रमण हुआ जिसमें मोहम्मद बिन कासिम था, फिर उसके बाद तुर्क होते हैं जिसमें मोहम्मद गौरी, गजनवी, ये सब गजनवी, तो वो तुर्कों को भी पराजित कर देते हैं। अगले शासक है वत्सराज को रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कहीं कहीं पुस्तकों में मिहिर भोज को माना जाता है, लेकिन मैं वत्सराज को मानकर चल रहा हूं। क्यों मानता हूं वो बताता हूं। ये पहले शासक हैं प्रतिहार वंश की ओर से, प्रतिहार डायनेस्टी की ओर से। वत्सराज इज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, पार्टिसिपेट इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ट्राइपार्टाइट या कहें त्रिपक्षीय संघर्ष में पहले शासक होते हैं जो प्रतिहार वंश की ओर से भाग लेते हैं। एक चीज नोट करिएगा अभी, और त्रिपक्षीय संघर्ष जो है मित्रों, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, हालांकि मैंने पीछे छोड़ दिया है। जब हर्षवर्धन समाप्त होता है तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर झड़प होती है, ठीक है। त्रिपक्षीय में प्रतिहार प्लस पाल प्लस राष्ट्रकूट, ये तीन वंश भाग लेते हैं। ये तीनों डायनेस्टियां पार्टिसिपेट करती हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार को लेकर, क्योंकि कन्नौज का सामरिक महत्व था, आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक स्टेटस था, सब कुछ संपन्न था, वो कन्नौज उस पर अधिकार को लेकर होता है। इसकी अलग चर्चा करूंगा मैं। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, तो प्रतिहारों की ओर से वत्सराज ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया। इनकी बात आगे होगी। लास्ट में विजय जो होती है इनकी होती है, प्रतिहार जो है लास्ट में जीत जाते हैं और महेंद्र पाल इस त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत कर देते हैं। खैर, इसकी बाद में बात करेंगे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, पहले शासक हो गए। इन्होंने पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया। पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया वत्सराज ने, ठीक है। ये आगे भी बताऊंगा, अभी भी सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन एक तरफ ये पाल राजा धर्मपाल को पराजित कर देते हैं, किंतु इधर राष्ट्रकूट राजा ध्रुव प्रथम से ये स्वयं पराजित हो जाते हैं। इसको पराजित कर दिए, अर्थात धर्मपाल वाज डिफीटेड बाय द वत्सराज, बट ध्रुव प्रथम वत्सराज को पराजित कर देते हैं, ठीक है। इनसे जीतते हैं, इनसे हार जाते हैं। अगले शासक है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया। इन्होंने भी धर्मपाल को पराजित किया, किंतु जब राष्ट्रकूट वंश में शासक होते हैं गोविंद तृतीय या कहें थर्ड, तो नागभट्ट ने धर्मपाल को पराजित किया, किंतु इनसे हार गए, गोविंद तृतीय से हार जाते हैं, ठीक है। जब गोविंद तृतीय ने, अच्छा, प्रतिहारों का शासन जो था उसके बारे में लगता है मैंने नहीं बताया। तो प्रतिहारों का शासन पश्चिम भारत में था, पश्चिमोत्तर भारत में, गुजरात से लेकर ये नेपाल तक फैला था इनका शासन, ठीक है। परमार डायनेस्टी जो थी मालवा पर शासन कर रही थी उस समय, तो मालवा के ऊपरी क्षेत्रों में ये पूरा फैला हुआ था। गुजरात से लेकर नेपाल की तराई तक, नेपाल तक फैला हुआ था, ठीक है।
या कह सकते हैं कि गंगा नदी की घाटी के ऊपरी उत्तर साइड, नॉर्थ साइड में था। तो गोविंद तृतीय ने क्या किया मित्रों कि इसका एक अधिकारी था उपेन। कौन था? उपेन। तो गोविंद तृतीय ने नागभट्ट से मालवा छीन लिया और अपने अधिकारी उपेंद्र को सौंप दिया। ठीक है, मालवा छीनकर अपने अधिकारी उपेंद्र को सौंप दिया। ठीक है, गोविंद तृतीय स्नैच्ड मालवा फ्रॉम नागभट्ट एंड हैंडेड ओवर टू हिज ऑफिसर उपेंद्र। ये बात हो गई। सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए नागभट्ट की। नागभट्ट ने भले ही हार गए हो इससे, लेकिन कन्नौज पर अधिकार तो कर ही लिए, कन्नौज पर अधिकार कर बैठते हैं। ठीक है, और राजधानी भी बना लेते हैं। याद रखिएगा, राजधानी भी अब बना ली नागभट्ट। नागभट्ट के बाद आता है मिहिर भोज। ठीक है, राजधानी बना लिए, लेकिन कुछ समय बाद कोई और शासक आते हैं, वो राजधानी जो होती है छिन जाती है। कन्नौज प्रतिहारों से छिन गया और राजधानी भी छिन गई। लेकिन जब मिहिर भोज आते हैं मित्रों, ये मोस्ट फेमस, सबसे प्रसिद्ध एवं पावरफुल शक्तिशाली शासक होते हैं प्रतिहार वंश के। इन्होंने उपाधि दो उपाधियां ली, टाइटल लिए। कौन कौन से टाइटल थे? आदिवराह एवं प्रभास, ये दोनों टाइटल लेते हैं मिहिर भोज। याद रखिएगा ये उपाधियों के बारे में। सबसे खास बात कि इन्होंने लेकिन पुनः प्रतिहारों की राजधानी जिसे कन्नौज को बना दी। इन्होंने लगभग 836 एडी में 836 एडी में ईस्वी में प्रतिहारों की राजधानी पुनः कन्नौज को बना ली, कैपिटल। अगले शासक होते हैं महेंद्र पाल। अब ये पाल लगा तो ये ना समझ लीजिएगा कि ये पाल वंश के हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। चलिए, महेंद्र पाल ने द्विपक्षीय संघर्ष का अंत किया। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का अंत कर दिया महेंद्र पाल ने। इस प्रकार कन्नौज पर पूरी तरह से प्रतिहारों का शासन हो गया और कन्नौज पर लंबे समय तक प्रतिहारों का एडमिनिस्ट्रेशन या कहीं शासन रहा। मित्रों, महेंद्र पाल के जो दरबारी थे ना कोटली, वो राजशेखर थे। फेमस है, याद रखिएगा, क्योंकि इनकी पुस्तक फेमस है। राजशेखर की पुस्तक जो है काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि काव्य मीमांसा या कहीं कर्पूर मंजरी का संबंध इस पुस्तक का संबंध किस वंश से है? तो प्रतिहार वंश से है। किस राजा से संबंधित है? महेंद्र पाल से है। इसके ऑथर कौन है? लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? राजशेखर है। क्यों है? क्योंकि राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, उन्हीं के कोर्ट में रहकर इनकी रचना की। अगले शासक होते हैं यशपाल। यशपाल को अंतिम शासक कहा जाता है, लास्ट रूलर ऑफ दी प्रतिहार अर्थात गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अंतिम शासक होते हैं। दो तीन फैक्ट है वो जान लीजिएगा। पहला कि प्रतिहार अपना पूर्वज, फोर फादर या कहें पूर्वज, जो प्रतिहार थे ना, अपना पूर्वज लक्ष्मण जी को बताते हैं। लक्ष्मण कौन थे? भगवान श्री राम के भ्राता भाई थे, उनको बताते हैं। और इतिहासकारों का कहना है कि प्रतिहारों के पास सबसे अच्छी घुड़सेना थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हॉर्स आर्मी या कहें सबसे अच्छी घुड़सेना थी। ये हो गई बात इनकी प्रतिहार वंश की। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें हम प्रतिहार के बाद परमार डायनेस्टी, परमार के बाद सोलंकी या कहीं चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, फिर अगला पार्ट होगा चाहमान या चौहान वंश। छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। पूरी वीडियो देखें, लाइक शेयर वगैरह कमेंट वगैरह आप सब करते ही हैं और भी करें। ठीक है, यहां तक इस पार्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नोट्स अवश्य बनाते जाइए, मैं कुछ भी तथ्य नहीं छोड़ रहा हूं। आप किसी भी पुस्तक का विश्लेषण कर सकते हैं मेरे वीडियो देखने के उपरांत। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आनंद से रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।